दिल्ली आईएएस। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं GS3 का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिजास्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर कैसे कैसे डिजास्टर हो रहे हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है यहाँ पर। ओके, मैं कुछ डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, कुछ मैन मेड डिजास्टर हो रहे हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर डिफरेंट इम्पैक्ट करते हैं हमारे उस पर। तो मैं इस वीडियो में करूँगा क्विक रिवीजन। आप इसको एज ए प्री स्टडी भी ले सकते हैं या फिर रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं, ताकि डिजास्टर से होने वाले नुकसानों के बारे में आपको पता चलेगा। ये GS3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता रहता है इसमें से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं कि डिजास्टर में क्या आएगा GS3 में। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है डिजास्टर। तो डिजास्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारी कि भैया हमें पता हो डिजास्टर के इम्पैक्ट। वाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट। डिजास्टर के इफेक्ट क्या हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं हम पर। डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ रहा है, जिस वजह से हम इस डिजास्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले डिजास्टर के इफेक्ट, क्या इफेक्ट है। ठीक है, अब इफेक्ट हम देखेंगे कि बहुत ही खतरनाक होंगे, जैसे कि एनवायरमेंटल इफेक्ट, कुछ इकोनॉमिक लॉस होगा हमें। ओके, इकोनॉमिक लॉस एंड इनस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड इम्पैक्ट। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इस डिजास्टर का कोज क्या है इसके। ठीक है, तो कभी भी डिजास्टर आए तो डिजास्टर, इट्स इफेक्ट एंड इट्स कोज, ये हमें पता होना चाहिए। फिर जब कोज पता चल गया तो लास्ट में हमें पता होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, कि हम इसको कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के डिजास्टर होते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजास्टर इट्स इफेक्ट। क्या इम्पैक्ट होता है, सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या होता है, इकोसिस्टम लॉस हो जाता है। देखा होगा आपने, कभी भी लैंडस्लाइड आती है वहाँ पे स्थित वन जंगल सब नष्ट हो जाते हैं। अगर फ्लड आती है तो रिवर अपना पाथ चेंज कर लेती है। एक्वेटिक लाइफ, फ्लोरा एंड फौना पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली लैंड डिग्रेडेशन होती है। तो ये सारा इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, अब हम इसको करने के लिए रेड कलर का चूज़ करते हैं, क्योंकि रेड कलर से खतरा चीज़ दिखता है। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस क्या होता है, आप देखते हो एग्रीकल्चरल फेलियर हो जाता है, फसल की बर्बादी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, बांध, पुल, डैम, कई सारी चीज़ों का, सड़कें, रेल लाइन, यातायात, परिवहन, सब पे लॉस होता है। ठीक है, और इसका क्या लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, है ना। इंजरी आ जाती है, लोगों के मन में दहशत बैठ जाती है। ठीक है, और इकोनॉमिक लॉस होता है माइग्रेशन, लोग विस्थापन करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाने लगते हैं। अब लोग जैसे ही माइग्रेशन करते हैं तो वो अपने दूसरी जगह पे जाएंगे, तो वहाँ पे जो लोग नए आ रहे हैं उनके प्रति वैसी भावना आएगी, हीन भावना, जिससे इनस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड इशू पैदा हो जाएगा। तो देख रहे हो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक को इंटरलिंक कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी के आंसर राइटिंग में यही चाहिए होता है। हमारा सिर्फ एक मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, उसमें मिक्सड आंसर, यो डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए आंसर में। तो माइग्रेशन से आप देख रहे हो, मतलब डिजास्टर से क्या हुआ, डिजास्टर से इकोनॉमिक लॉस से माइग्रेशन से इनस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ें हुई। ठीक है, तो ये सारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारा डिजास्टर का। ठीक है, अब ये जो इनस्टेबिलिटी आई थी ना, ये इससे क्या होता है, कई बार पॉलिटिकल इशू, वार की स्थिति पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा जब कोविड-19 हुआ था तो लोग माइग्रेंट वर्कर वापस अपने गांव जा रहे थे, तो उधर कई बार संघर्ष देखने को मिल रहा था। गांव वाले लोग उनको वापस अंदर नहीं आने दे रहे थे, पहले क्वारंटाइन करने के लिए बोल रहे थे। तो इस तरीके से, और वो भी डिजास्टर है भाई, वो होता है अपना, क्या नाम है, कोविड-19 कोरोना है, वो भी एक तरह का टाइप्स, यहाँ पे आप टाइप देख सकते हैं, वो भी एक तरह का डिजास्टर ही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर, पेंडेमिक कोई डिसीज़ का फैलना। ठीक है, तो कोविड-19, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं डिफरेंट चीज़ों को इंटरलिंक कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, पॉलिटिकल इशू हो गया। डिजास्टर के कोज क्या क्या होते हैं, डिजास्टर के कोज डिफरेंट कोज होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो तो डिजास्टर हो जाता है, या डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उससे डिजास्टर हो जाता है, या पॉलिटिकल इशू या वार हो उससे भी डिजास्टर हो जाते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। ओके, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस में हो जाएगा अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सब एक तरीके के डेवलपमेंट प्रोसेस है, और इन डेवलपमेंट प्रोसेस से हमारा यहाँ पे होता है डिजास्टर होता है। ठीक है,
मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, सारी चीज़ बहुत ही शॉर्ट में। ये एक वीडियो आपके लिए एक तरह का क्विक रिकैप या फिर प्री स्टडी या फिर रिवीजन की तरह ले सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपनी स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपका लर्निंग एफिशिएंसी विल इंक्रीज, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ओके, तो ये थे हमारे डिजास्टर्स के कोज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस, पॉलिटिकल इशूज़ लाइक वॉर्स। अब आप एक चीज़ देखोगे ना, ये डिजास्टर्स के ना डिफरेंट टाइप्स हैं, क्योंकि भाई हमें डिजास्टर को हैंडल करना है तो उससे पहले हमें उनका टाइप भी तो पता होना चाहिए, कौन कौन सा टाइप है। तो आप देखोगे ना, डिजास्टर के मेनली 2 टाइप हैं, एक तो मैन मेड और एक नेचुरल। और नेचुरल में आ जाता है ये हमारा जियोलॉजिकल, वाटर एंड क्लाइमेट डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर आप देख सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियर डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ओके, ये सारे हो जाएंगे हमारे न्यूक्लियर डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, ये सारे हो जाएंगे मैन मेड डिजास्टर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल डिजास्टर से क्या होता है, टॉक्सिक एयर, सॉइल, वाटर हो जाते हैं, हमारी एयर, सॉइल, वाटर टॉक्सिक हो जाती हैं। उनसे क्या होता है, सोशल अनरेस्ट एंड हैवॉक हो जाता है ना, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। आपने भोपाल गैस त्रासदी देखी होगी। फिर डिसीज़ होती हैं, तो ये सब एक तरह का पेंडेमिक होती है। और मैन मेड डिजास्टर बायोलॉजिकल भी है, कुछ लोग चाइना को ब्लेम करते हैं, ठीक है, और फॉर पेंडेमिक ऑफ कोरोना, उससे डिसीज़ होती है, तो ये भी एक तरह का डिजास्टर है, ठीक है। दूसरा आता है जियोलॉजिकल डिजास्टर, जिससे आप मोस्ट कॉमन आप मतलब परिचित हो। जियोलॉजिकल जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, सुनामी हो गया। अच्छा, अर्थक्वेक आता है ना, उसी से ही कई बार सुनामी आती है, कई बार उसी से ही लैंडस्लाइड होती है। तो ये 4 हो गए मेरे जियोलॉजिकल डिजास्टर। ओके, अब वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड, जैसे कि ड्रॉट हो गया, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट, फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, हीट वेव, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, ग्लेशियर, लेक आउटबर्स्ट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, साइक्लोन्स। तो ये सारे हो गए हमारे वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड। ओके, अब आ जाते हैं जो अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक, उससे कई बार सुनामी और लैंडस्लाइड भी हो जाती है। और जो ड्रॉट होता है ना, ड्रॉट, वो 3 तरह के होते हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ओके, सिमिलरली फ्लड्स भी होती हैं 2-3 टाइप की, जैसे कि कोस्टल फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, ओके, रिवर फ्लड, दिस टाइप। अब आ जाते हैं अर्थक्वेक होते हैं ना, एक होता है 2 तरह के अर्थक्वेक, एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। अब मैन मेड नेचुरल अर्थक्वेक कौन सा होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, वोल्केनिक अर्थक्वेक ड्यू टू इरप्शन ऑफ वोल्केनोज। मैन मेड अर्थक्वेक कौन सा होता है, जैसा कि एक्सप्लोजन फॉर माइनिंग, ओके, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग और एनी अदर बिग कंस्ट्रक्शन। और रिजर्वायर इंड्यूस, जैसे कि वाटर का रिजर्वायर, डैम वगैरह बनाते हैं, उससे भी कई बार अर्थक्वेक हो जाता है। तो ये हो गए थे डिफरेंट टाइप के हमारे अर्थक्वेक। ओके, तो ये हो गए थे हमारे डिफरेंट टाइप के डिजास्टर्स के कोज, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अभी रह गई थी इधर, मेन में जो डिजास्टर है ना, उनके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। कौन से होते हैं रिस्क फैक्टर? जैसे कि आपने देखा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, वहाँ पे अगर कोई ह्यूमन एरर हो जाए या इनएडिक्वेट मेंटेनेंस हो, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी में इक्विपमेंट का फेलियर हो जाए, या फिर पुअर सेफ्टी प्रैक्टिस हो, ओके, या फिर इनसफिशिएंट रेगुलेटरी आउटरीच हो, तो ये सब एक तरीके के रिस्क फैक्टर हैं जो कि हमारा कोज बनते हैं मैन मेड डिजास्टर्स के। ओके, तो ये हमारे हो गए डिजास्टर के कोज, डिजास्टर के टाइप एंड डिजास्टर का इम्पैक्ट। अब आप मन में सोच रहे होगे, सर ये सब तो बता दिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? पेपर में तो सॉल्यूशन लिखना होता है ना, मैं वे फॉरवर्ड करके। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट है एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। उसके थ्रू हमने कुछ लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया, इससे हमने टू डील विद दिस डिजास्टर, और मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस के बारे में बात करी, प्लान एंड गाइडलाइंस के बारे में बात करी, और कुछ सेकेंड ARC की रिपोर्ट ने कुछ कहा है इसके बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। ओके, नाउ लीगल फ्रेमवर्क कैसे हुआ है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, जिसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सिमिलरली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ही अंतर्गत आता है मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, जैसे कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर NDRF, SDRF,
प्लान्स एंड गाइडलाइंस होते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अगला आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया एंड एट ग्लोबल लेवल। इन इंडिया में हम देखेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि सबसे पहले रिस्क रिडक्शन होना है, फिर मिटिगेशन, फिर क्विक रिस्पॉन्स, फिर रिकवरी। अब रिस्क रिडक्शन कब करेंगे, क्या डिजास्टर के बाद? नहीं, ये करते हैं हम बिफोर क्राइसिस। और रिकवरी कब करते हैं, क्या डिजास्टर से पहले? नहीं, ये करते हैं भाई कुछ चीज़ ख़राब होगी तभी तो उसकी रिकवरी करेंगे, पोस्ट क्राइसिस। तो ये पोस्ट क्राइसिस, ये प्री क्राइसिस, और ये मिटिगेशन एंड क्विक रिस्पॉन्स ये कब आएगा हमारा? ये आएगा ड्यूरिंग क्राइसिस। ड्यूरिंग क्राइसिस रैपिड कंस्ट्रेंट कर दिया, क्वारंटाइन लगा दिया, जैसे कोविड आया था तब बड़ी जल्दी से क्वारंटाइन लगा दिया था। तो ये होते हैं कुछ एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। एक होता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क देखें एक ग्लोबल लेवल पर, एट द ग्लोबल लेवल, तो वहाँ पे हमें तीन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिनके बारे में बात होती है। एक होता है सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि जापान का सेंडाई शहर है उसके नाम पे आया, 2015 से 2030 के बीच ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करता है। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें एक पार्टिकुलर गोल है जो कि डिजास्टर के बारे में बात करता है। एक है पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, COP21, ये क्लाइमेट चेंज की बात करता है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज आल्सो एसोसिएटेड विद डिजास्टर। और इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल डिजास्टर रिडक्शन, ये अभी तक ऐसी 3 कॉन्फ्रेंस हुई हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल डिजास्टर रिडक्शन, ऐसी 3 कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली हुई थी योकोहामा स्ट्रेटेजी, तीनों की तीनों जापान में हुई हैं। पहली हुई थी योकोहामा स्ट्रेटेजी 1994 में, उसके अप्रोक्सीमेटली 10 साल बाद हुई ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015, और लास्ट में हुआ सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क दोनों जगह रिलेटेड है, योकोहामा स्ट्रेटेजी, ह्योगो फ्रेमवर्क, योकोहामा, ठीक है, यामाहा से याद रखना, और ह्योगो फ्रेमवर्क एंड सेंडाई फ्रेमवर्क। अच्छा, इसके अलावा ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, इसमें 7 ग्लोबल टारगेट के बारे में बात की गई है और 4 प्राइमरी एरियाज़ को एड्रेस करता है, ठीक है। ये एक तरीके का गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। ओके, इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे एक और चीज़ है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNODRR। ओके, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये क्या करता है, ये हमारा इम्प्लीमेंट करता है किस चीज़ को, सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करता है। कैसे इम्प्लीमेंट करता है, ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एज यू कैन सी डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ GS3। बहुत ही क्विक रिव्यू एंड रिवीजन था, इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद आप जब स्टडी करोगे तो वो बहुत ही काफ़ी फ्रूटफुल होएगी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव मी योर सपोर्ट। थैंक यू।